हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th हिस्ट्री का चैप्टर 2 फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। ये चैप्टर शुरू होता है व्यापार के साथ, पर इसका अंत होता है शासन के साथ। ये एक बड़ा साम्राज्य स्थापित होता है जिसमें बहुत सारे संघर्ष हुए हैं। किसी तरह से एक व्यापार करने वाली कंपनी पूरे देश पर अपना अधिकार कर लेती है। तो चलिए जानते हैं इसकी शुरुआत कैसे हुई। एंड ऑफ मुगल रूल, मुगल शासन का अंत। औरंगजेब अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक था। उसका साम्राज्य बहुत बड़ा था, लेकिन 1707 में उसकी मृत्यु के बाद कई मुगल गवर्नर, सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार थे जिन्होंने अपनी शक्ति को बढ़ाने की शुरुआत की। ऐसे सूबेदारों और सरदारों ने अपनी रीजनल किंगडम की शुरुआत की। इन्होंने खुद को मुगलों से अलग रखते हुए अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया और अपने अलग ही साम्राज्य की स्थापना की। इस तरह से हमने देखा देश में अलग अलग जगह पर जो लोकल रूलर्स थे वो पावरफुल हो गए और पावरफुल रीजनल किंगडम थे वो इमर्ज होने लगे। यहाँ पर हमारे देश का जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था वो ख़त्म होने लगा था। अब यहाँ कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी जो पूरे देश को जोड़कर रख सके। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कैसे आई, तो चलिए जानते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी आखिर भारत में आई क्यों और इसकी शुरुआत भारत में क्यों हुई। ये कहानी शुरू होती है 1600 एडी से, जब एक चार्टर के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को यह अधिकार मिल जाता है कि वो अकेली ऐसी कंट्री होगी जो भारत में आकर व्यापार कर सकेगी। क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के द्वारा उसे ये अधिकार मिला। इसका मतलब क्या हुआ कि अब किसी भी तरह का ट्रेडिंग ग्रुप इंग्लैंड से भारत में नहीं आ सकता था। सिर्फ कंपनी को ही ये अधिकार है कि वो इंग्लैंड से आकर यहाँ पर ट्रेड कर सकती है। जब उनको ये अधिकार मिला तो उन्होंने सोचा क्यों ना कुछ ऐसी जगहों की खोज की जाए, कुछ ऐसी देशों में जाया जाए जहाँ पर उन्हें सस्ते में सामान मिल जाए। जब वो सस्ते में सामान को खरीदेंगे और यूरोप में लाकर बेचेंगे तो इन्हें बीच में बहुत मुनाफा होगा। इस तरह की व्यापार को मर्केंटाइल ट्रेडिंग कहा जाता है। जब किसी कंपनी को किसी कंपटीशन का डर ना हो, जब भी वह कोई सामान सस्ते में खरीद कर वापस महंगे में बेच सके, तो इसके बीच का मुनाफा बढ़ जाता है। ये ट्रेडिंग सिस्टम एक मुनाफे के ऊपर काम करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना है। ये काम इतना आसान भी नहीं था। जो रॉयल चार्टर इनको मिला था वह दूसरी यूरोपियन पावर्स को रोक नहीं सका। जब इंग्लिश शिप पहली बार इंडिया में आए तो वह अफ्रीका और केप ऑफ गुड्स होप से होते हुए इंडियन ओशियन को पार करके पहुँचे तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो पुर्तगीज़ ट्रेडर हैं जो अपने आप को इस्टेब्लिश कर चुके हैं। यहाँ तक आने के बाद उन्हें फील हुआ कि भारत में ट्रेड करना आसान नहीं है, क्योंकि पुर्तगीज़ ने गोवा में अपना बेस बना लिया था, अपनी इस्टेब्लिशमेंट कर ली थी, उनकी पूरी ट्रेडिंग शुरू हो चुकी थी। इनफैक्ट वास्को डी गामा जो एक पुर्तगीज़ एक्सप्लोरर थे, उन्होंने इंडिया तक पहुंचने का एक सी रूट डिस्कवर किया। अब समुद्र के द्वारा यात्रा करके कोई भी भारत तक आ सकता था। 1498 में जब इस रूट की खोज हो चुकी थी तो दूर देशों से लोग अब भारत में आने लगे थे, क्योंकि भारत में बहुत रिसोर्सेज थे। सोने की चिड़िया था हमारा देश। 17th सेंचुरी में डच ट्रेडर भी भारत में आ गए, क्योंकि हर कोई ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहता था। जब ये भारत आए तो देखा यहाँ व्यापार के लिए बहुत साधन उपलब्ध है। साथ ही अब फ्रेंच ट्रेडर भी साथ आ गए। कई विदेशी कंपनियां भारत में आ गई थी। सभी कंपनियां अब इन चीज़ों के लिए लड़ने लगी, क्योंकि सभी को सेम चीज़ें चाहिए थी। भारत के मसालों की डिमांड यूरोप में बहुत ज़्यादा थी। इसके साथ ही साथ कॉटन, इंडिगो
जैसे रॉ मटेरियल को लेने के लिए अब कंपनी आपस में लड़ने लगी, क्योंकि वो अपना मुनाफा किसी कंपनी के साथ नहीं शेयर करना चाहती थी, जिसके लिए उन्होंने अपने दुश्मन को ख़त्म करने का रास्ता निकाला। इनमें आपस में जो बैटल्स हुए उनमें लास्ट में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सफलता मिली। अभी तक कंपनी का उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना था, ना कि देश पर कब्जा करना। अब कंपनी अपनी सुरक्षा के लिए किलेबंदी और सेना रखने लगी। उसे देखकर लोकल रूलर नाराज होने लगे। वो सोचते थे कि राजा हम हैं और ये सेना रख रहे हैं, बिना हमारी मर्जी के काम कर रहे हैं, जिसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई। इससे कंपनी को लगा कि राजनीति के बिना व्यापार नहीं किया जा सकता है, उन्हें अब राजनीति में इंटरफेयर करना ही पड़ेगा। ट्रेड टू बैटल यानी व्यापार से युद्ध की तरफ अब जा रहे हैं। अब कंपनी ने सोचा क्यों ना हम भारत में पपेट रूलर बना दें, यानी ऐसे राजा जो हमारी बात माने, हमसे ज़्यादा टैक्स ना लें और आराम से हमें व्यापार करने की अनुमति दे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने शुरुआत की बंगाल से। उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे लगाई, जिससे उनका बेस तैयार हो चुका था। सामान रखने के लिए, अधिकारियों के रहने के लिए सभी तरीके इंतजाम किए गए, जिससे उन्होंने उसकी किलेबंदी की और अपनी सेना को वहाँ रखने लगे। 2 साल के बाद कंपनी ने मुगलों को घूस देकर, कुछ पैसा देकर अधिकार हासिल किए, जिसमें अब वो रेवेन्यू भी कलेक्ट कर सकते थे। 3 विलेज के इनको अधिकार मिले थे, जिनमें एक था कालीकट, जिसे आज हम कलकत्ता या कोलकाता भी कहते हैं। मुगलों से इसको अलग अलग पावर्स मिल चुकी थी कंपनी को। मुगल शासक औरंगजेब से उनको ड्यूटी फ्री ट्रेड करने का फरमान मिला था, जिसमें उन्हें व्यापार करने के लिए पैसा देने की ज़रूरत नहीं थी। कंपनी को इस प्रकार जो भी अधिकार मिल रहे थे उसका वो गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे थे। वे अपने निजी व्यापार के लिए भी ड्यूटी नहीं देते थे, जिससे बंगाल की इकोनॉमी डिक्लाइन होने लगी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस होने लगी। जो बात वहाँ के रूलर्स को अच्छी नहीं लगी, तो बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई और नवाब और उसके उत्तराधिकारी अलीवर्दी खान और सिराजुद्दौला ने ड्यूटी पे करने के लिए उन पर दबाव डालना शुरू कर दिया। बैटल ऑफ प्लासी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अंग्रेज़ों ने सबसे पहली बैटल यही लड़ी थी इंडिया में। 18वीं सेंचुरी तक आते आते कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच झगड़े बढ़ चुके थे। वो चाहते थे कंपनी उन्हें ड्यूटी पे करे और व्यापार करने के लिए पैसा दे। उन्होंने कहा कि वो व्यापार करें और राजनीति में इंटरफेयर ना करें। उनको कोई अधिकार नहीं है कि वो कॉइन इशू करें। इसके अलावा जो भी फोर्टिफिकेशन कर रहे हैं उसे रोकना होगा। इन बातों से कंपनी नाराज़ हो गई और वे समझने लगे कि नवाब उनको व्यापार नहीं करने देना चाहते हैं, तो क्यों ना इनको हरा दिया जाए। कंपनी ने इस प्रकार के सभी ऑर्डर को मानने से मना कर दिया। जब ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने लगे तो हुई बैटल ऑफ प्लासी। 1756 में अलीवर्दी खान की डेथ के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने, तो उन्होंने पूरी कोशिश की कि कंपनी को कंट्रोल किया जाए, जिसके लिए उन्होंने आवाज़ उठाई। नवाब ने किलेबंदी और सेना रखने पर रोक लगा दी, लेकिन कंपनी ने उनकी कोई बात नहीं मानी। कंपनी के ऑफिसर अभी भी पेमेंट नहीं कर रहे थे, जिससे नाराज़ होकर सिराजुद्दौला ने 30,000 सैनिकों के साथ कासिम बाजार की इंग्लिश फैक्ट्री को अपने कब्जे में ले लिया, ऑफिसर्स को बंद कर दिया और आर्मी के सभी हथियार जब्त कर लिए गए। जब ये खबर कंपनी के अधिकारियों को पता चली तो वो बहुत नाराज़ हुए। उन्होंने मद्रास से रॉबर्ट क्लाइव को कमांड देकर सेना के साथ बंगाल भेजा। लंबे समय तक नवाब को मनाने की कोशिश हुई, लेकिन वो नहीं माने।
फाइनली 1757 में नवाब को हराकर रॉबर्ट क्लाइव ने कंपनी को जीत दिलाई। नवाब की हार का मुख्य कारण उसका कमांडर या सेनापति मीर जाफ़र था, जिसने उसका साथ नहीं दिया था, क्योंकि क्लाइव ने उसको बंगाल का अगला नवाब बनाने का लालच दिया था। ये बैटल इसलिए भी फेमस हुई क्योंकि कंपनी की भारत में ये पहली विक्ट्री थी। 1765 में कंपनी को बंगाल के दीवानी राइट्स मिल जाते हैं। बैटल ऑफ प्लासी के बाद कंपनी ने नवाब पर दबाव बनाया कि वे एक बड़ी धनराशि और ज़मीन का हिस्सा गिफ्ट के रूप में दें। सिराजुद्दौला की मौत के बाद कंपनी ने मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया, लेकिन धीरे धीरे करके वो भी कंपनी का विरोध करने लगा, जिससे उसकी जगह पर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया गया। कंपनी की नीतियों को देखकर कुछ समय बाद मीर कासिम ने उसका विरोध शुरू कर दिया, जिसका परिणाम हुआ 1764 में बैटल ऑफ बक्सर। 1765 में मुग़ल शासकों ने कंपनी को बंगाल का दीवान अपॉइंट कर दिया। अब कंपनी का खर्चा भी भारत के रेवेन्यू से चलने लगा। नवाब्स रॉबर्ट क्लाइव जैसे ब्रिटिश अधिकारी जो भारत से ब्रिटेन बहुत सारा पैसा इकट्ठा करके गए थे और वहाँ एक आलीशान ज़िंदगी जीने लगी थी, उनको नवाब्स कहा जाता है। समाज उनको घमंडी समझता है और उनकी खिल्ली उड़ाता है। नवाब शब्द का एंग्लाइज्ड वर्जन है नवाब्स। कंपनी रूल एक्सपेंड होना, कंपनी के रूल में वृद्धि होना, कंपनी ने अपना रूल किस तरीके से बढ़ाया। बैटल ऑफ बक्सर के बाद कंपनी ने अपना अधिकार बढ़ाना शुरू कर दिया। 1757 से 1857 तक इंडियन स्टेट्स पर अपना कब्जा कर लिया। कुछ पॉलिसीज़ को एडॉप्ट करने के बाद ब्रिटिशर्स ने ऐसा किया जैसे सब्सिडरी अलाइंस, गठबंधन, क्लेम टू पैरामाउंटेंसी, सर्वोच्चता का दावा किया, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, राज्य हड़पने की नीति। सब्सिडरी अलाइंस की अगर हम बात करें, इसके अनुसार कोई भी राजा अपनी स्वतंत्र सेना नहीं रख सकता था। अपनी सुरक्षा के लिए वो कंपनी से सेना मांगता था, लेकिन सेना की देखभाल का खर्चा राजा को खुद पे करना होता था। गवर्नर जनरल रिचर्ड वेलेस्ली 1791 से 1805 तक ने हैदराबाद और अवध के नवाब से कर ना चुका पाने की कंडीशन में उनके क्षेत्र का बहुत सारा हिस्सा अपने अधिकार में ले लिया था। क्लेम टू पैरामाउंटेंसी की अगर हम बात करें, पैरामाउंटेंसी पॉलिसी को शुरू करने का जो श्रेय जाता है, यह शुरू की थी गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग ने, जिसने बताया कि कंपनी सुप्रीम है, जिसमें कहा गया कि वह किसी भी क्षेत्र पर अधिकार करने के लिए स्वतंत्र है, जिसमें कित्तूर, सिंध, पंजाब को अपने अधिकार में कर लिया था। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, राज्य हड़पने की नीति, लॉर्ड डलहौजी ने शुरू की थी, जो कि भारत का गवर्नर जनरल था। राज्य हड़पने की इस नीति में उसने कहा कि जिस राजा का कोई भी उत्तराधिकारी नहीं है, उसका राज्य अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाएगा। सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी, अवध जैसे राज्यों को अंग्रेजी शासन में उसने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत मिला लिया। आप मैप में देख सकते हैं एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल कि भारत में अंग्रेजी शासन किस तरीके से फैला। फर्स्ट मैप में 1797 की बात है, जिसमें कुछ ही स्टेट्स हैं या भारत का बहुत कम हिस्सा है जहाँ पर अंग्रेज़ों का शासन था। धीरे धीरे करके 1857 तक लगभग पूरे भारत में उनका शासन हो गया। न्यू एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करते हैं तो वॉरेन हेस्टिंग, जो कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, 1773 से 1785 तक रहे। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे चेंजेस किए, स्पेशली जस्टिस के मामले में। इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है।